मैं गया था पढ़ने और आंदोलन का अंग बन गया। कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री भी होना चाहिए? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई इच्छा नहीं किया। परिस्थितियों में जो कुछ पार्टी ने सौंपा वो किया और उसको कर रहा हूँ। शरद त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं है। इस घटना ने आपको किस तरीके से इस प्रभावित? घटना ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। तो कहाँ से तैयारी है, किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया में कहीं से पार्टी लड़ा देगी तो मेरा विश्वास है जनता उनको जिताएगी। एक चीज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसमें थोड़ी आपकी भी आलोचना। वो मुद्दा था ब्राह्मणों की बैठक। उस मीटिंग के इर्द गिर्द चर्चा में मैंने कहा उस मीटिंग में मुझे कुछ नहीं करना। चिट्ठी जारी कर दी, पार्टी ने चिट्ठी जारी कर दी कि भविष्य में ऐसी कोई बैठक। बिल्कुल ठीक की। तो ये इससे क्षेत्रीय संतुलन नहीं बिगड़ा? मतलब पंकज चौधरी भी गोरखपुर क्षेत्र के, योगी आदित्यनाथ कुछ जी भी। नहीं बिगड़ा। जब चुनाव होगा तो आपको देखने को मिलेगा। भाजपा का वोटर राष्ट्रीय हित देख के वोट देता है, व्यक्ति और जाति देख के नहीं देता। पंकज चौधरी जो है वो कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, पर कुर्सी वो चला रहे हैं रमापति। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक दौर में धुरी रहे। उत्तर प्रदेश के तमाम सारे नेताओं का राजनीतिक सृजन उनके हाथों से हुआ है। एक सामान्य कार्यकर्ता से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तक और राष्ट्रीय राजनीति में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, अपनी कार्य गतिविधियों की। एक बार फिर वो चर्चा में हैं क्योंकि उनके राजनीतिक शिष्य कहे जाने वाले ऐसे पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 7 बार के सांसद हैं। हमारे मेहमान की और भी कई खासियत है। उनके बेटे शरद त्रिपाठी ने भी जब राजनीति की तो राजनीति में एक मजबूत छाप छोड़ी और पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़ते गए। रमापति त्रिपाठी जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। स्वागत है रमापति जी। धन्यवाद, नमस्कार। आज आपसे चर्चा करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि राजनीति के विमर्श में बीते दिनों आपको लेकर के बहुत सारी अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह की चर्चा हो रही थी। तो ये आवश्यक था कि दर्शक भी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, विपक्ष भी सब जाने। वैसे तो सब जानते हैं रमापति त्रिपाठी ऐसा कोई इलाका नहीं जिस इलाके में उत्तर प्रदेश के न गए हों, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं, ऐसी कोई पंचायत नहीं जिस इलाके में आपने भ्रमण संगठन के दायित्वों के नाते न किया। पर अब जब बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि रमापति राम त्रिपाठी कौन है, आप अपने ही व्यक्तित्व को अगर कुछ वाक्यों में समेट सकें तो क्या है? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पद और प्रतिष्ठा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा के आधार पर हमने कभी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र को सर्वोपरि मान के हमने जब जो भूमिका मुझे दी गई उसका निर्वहन किया और कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता ही रहूंगा। कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे, ये बात तो ठीक है, पर राजनीति में तो आप भी जानते हैं कि दायित्वों से व्यक्ति का निर्माण होता है, उस अलग अलग पद उसको मिलते जाते हैं। ठीक है, बीजेपी में भी सब कहते हैं, विपक्ष में भी सब कहते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, झारखंड राज्य के प्रभारी रहे, सांसद रहे लोकसभा से, विधान परिषद के भी सदस्य रहे। तो इस पद की महत्वाकांक्षा मन में नहीं आई? ये पद आया और आपने उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, या फिर आपका मन संगठन में ज्यादा लगता है? देखिए, मैंने जीवन में जो जिया है और जो किया है उसी को यथार्थ बता रहा हूं। मैंने कभी पार्टी में अपने लिए कुछ मांगा नहीं। जो मेरा मूल्यांकन नेतृत्व ने किया, जो दायित्व दिया, उसका मैंने निर्वहन किया। और मेरा एक स्पष्ट विचार है, पद अस्थायी नहीं होता। पद आता है, जाता है, लेकिन पद पर रह करके जो आपने कार्य किया है, जो कृत्य किया है, वो अस्थायी होती है। न रहने के बाद भी उसी की चर्चा होती है
और उसी से जुट करके लोग आपसे जुड़े रहते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि हमने जीवन में पद पर रह करके भी जो कार्य किया वो आज भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता उस रास्ते पर चलते हैं। और आज भी मैं स्वयं को सुखद अनुभूत करता हूँ कि मैंने एक कार्यकर्ता का यथार्थ जीवन जिया और वही जी रहा हूँ। अब सब जानते हैं कि आप गांव के प्रधान से लेकर के लोकसभा तक का सफर आपका रहा। जैसे पंकज चौधरी की यात्रा रही, वो शहर में पैदा हुए तो वो सभासद हुए, फिर डिप्टी मेयर बने और उससे अब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और उनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले रमापति राम त्रिपाठी गांव के प्रधान भी बने, जिले के अध्यक्ष भी बने। आप तो गोरखपुर महाराजगंज जिले के अध्यक्ष थे और फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने। तो कैसी रही यात्रा? कुछ अगर यात्रा वृतांत आप बताएं दर्शकों को। देखिए, जो मेरी पारिवारिक स्थिति थी और जो मेरी पढ़ने में रुचि थी, उसके आधार पर मेरे परिवार के सदस्य, मेरे पिताजी, मेरे समर्थक, मेरे रिश्तेदार, सबकी आकांक्षा थी कि मैं कुछ बनूंगा, प्रशासनिक क्षेत्र में बनूंगा, आगे बढ़ूंगा, अर्थोपार्जन करूंगा। और मैं प्रथम श्रेणी में ही परीक्षाएं पास किया। साइंस का विद्यार्थी रहा जी। मेरे पिताजी मुझे चिकित्सक बनाना चाहते थे और मेरी रुचि जब मैं पढ़ रहा था तो भी राजनीति में हो गई। जैसा आपने कहा कि मैं महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तभी मैं छात्र संघ का महामंत्री चुन लिया गया। अच्छा, इंटर कॉलेज में? हाँ, और छात्र संघ के महामंत्री के रूप में मैंने उस काम को किया। उसमें भी मैं छात्र राजनीति को भी एक नई दिशा देने की कोशिश किया। मैंने कहा कि छात्र संघ का मतलब होता है छात्रों का हित। छात्र बनाम प्रशासन नहीं, छात्र बनाम प्रधानाचार्य नहीं। कैसे छात्रों का हित हो, पढ़ाई में क्या योगदान हो। और इसलिए मैं उस समय माननीय चौधरी चरण सिंह छात्र संघ के विरोधी थे और मैंने अपने छात्र संघ का उद्घाटन उन्हीं से कराया। उनसे कहा जब इंटर कॉलेज के छात्र संघ, इंटर कॉलेज को तो कोई पूछता नहीं उस लेवल के छात्र को। 69 में उनसे जब मैं आग्रह किया, वो मुख्यमंत्री पद से वही हटे थे, गोरखपुर का उनका प्रवास था, मैं गया तो उनका भी व्यक्तित्व बड़ा था। तो हमने कहा तो हंसे, कहा भाई मैं तो छात्र संघ का समर्थक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ कि ये उदारता का केंद्र है, ये वातावरण शिक्षण का खराब करता है। हमने कहा मैं ठीक इसके विपरीत हूँ, इसीलिए मेरी अभिलाषा है कि आप छात्र संघ का उद्घाटन करिए। तो सहमत हुए और गए। तो मैं उसके पहले बोला, वो बोले, कुल मिला के उसमें से संदेश गया, कुल मिला के छात्र संगठन के माध्यम से छात्रों की जो आवश्यकता है, पठन पाठन में जो कहीं कमी दिख रही है, और उसके लिए वार्ता करना, उसके लिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना, एक काम है। और वहां से जब मैं निकला तो मेरे पिताजी कटिबद्ध हो गए बाहर भेजने के लिए। वो चाहते थे कि नौकरी करें, आगे पढ़ाई क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहता था गोरखपुर। उनके दिमाग में था कि यहाँ जाएगा तो राजनीति करेगा, जो गोरखपुर का, और पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि इसको पैसा कमाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, प्रतिभा है। तो उन्होंने हमारा एडमिशन, कमीशन में बैठे नहीं थे, फिर उन्होंने हमारे एक रिश्तेदार थे, वो डिप्टी डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में, उनसे बात करके और मेरा नामांकन उन्होंने आयुर्वेदिक कॉलेज में करा दिया बिहार में।
अच्छा, मतलब किसी भी तरह आपको गोरखपुर से बाहर भेजा। बाहर कर दिया। कहा कि आयुर्वेदा का स्नातक बनो। हम्म, मैं वहां पहुंचा और उसी समय मैं जब पहुंचा और ऐसा होता था, रैगिंग वगैरह होती थी, अच्छा, उस दौर में भी रैगिंग रैगिंग खूब होती थी? होती थी उस समय। मुझको रैगिंग के लिए वरिष्ठ लोग बैठाए, तो मैंने कहा भाई देखो, आप सीनियर हो, जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, ग्रेजुएशन करने आए हो, और यहाँ की डिग्री प्रशासन, ये विश्वविद्यालय नहीं देती है। डिग्री आपको एक फैकल्टी देती है, और फैकल्टी बना के रखा हुआ बैद्यनाथ वालों ने। गाँव दवा का उद्योग है आयुर्वेदिक में, इसके खिलाफ आंदोलन करो, विश्वविद्यालय एप्लीकेशन कराओ कॉलेज का, तब तुम डिग्री होल्डर कहे जाओगे। और रैगिंग को आपने नेतागिरी में बदल दिया। और सब लोग सहमत हो गए। फिर हम लोग संघर्ष समिति बनाए। रैगिंग नहीं हुई, फिर नेतागिरी शुरू हो गई। अब 4 कॉलेज थे वहाँ, चारों कॉलेज में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। और उस समय जो मेडिकल एसोसिएशन बना करके मैं उसका सेक्रेटरी बना। आगे उसी समय तब तक जेपी मूवमेंट आ गया। और जेपी मूवमेंट आ गया तो हम लोग उस मूवमेंट में सम्मिलित हो गए। और उस समय पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे लालू यादव, और महामंत्री थे नीतीश कुमार, और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे रविशंकर जी, हमारे पार्टी वाले, रविशंकर प्रसाद। हाँ। और हम मेडिकल एसोसिएशन के मंत्री थे, और भी छात्र संगठन थे। तो उसमें छात्र संघर्ष समिति बनी, उसकी बैठक हुई। मुझे ध्यान है कि श्री लालू यादव जी ने कहा कि भाई छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ, बाकी जो जो पद है सब आप लोग ले लीजिए, बांट लीजिए। और हम लोगों का उद्देश्य था उसमें से ये स्टूडेंट फेडरेशन वालों को बाहर करना। उनको बाहर किया गया, जेपी के साथ बैठा गया। प्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में आंदोलन शुरू हुआ। तो मैं गया था पढ़ने और आंदोलन का अंग बन गया, जेपी मूवमेंट में सम्मिलित हो गया। इमरजेंसी लगी, 10 महीना जेल में भी रहा, बक्सर से फिर भागलपुर भेजा गया। तो कुल मिला के पिताजी जिस जो मार्ग पे आपको भेज रहे थे, आपकी डेस्टिनी किसी और मार्ग जो पे ले जा रही। उद्देश्य और आवश्यकता परिवार की थी, मैं उसके विपरीत धारा में जा। विचारधारा के लिए काम करने लगा। और वहां से जब मैं आया 80 में, 77 में इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद हम लोग को डिग्री 1.5 साल बाद मिली। जब यहाँ आया मैं गोरखपुर, तो उस समय ही जब चुनाव हुआ 77 का, तो पूज्य स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने मुझको बुला कहा तुम यही चुनाव लड़ो। और उस समय मुझे नाथनगर से टिकट देने की बात किया। भागलपुर में ही नाथनगर है। मैंने हाथ जोड़ के हमने कहा नहीं, आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे चुनावी राजनीति अगर करनी है तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ नहीं करना है। और मैं चला आया उत्तर प्रदेश 80 में। 80 में फिर वही बात टकराने लगी। पिताजी चाहते थे कि हम नौकरी करें या प्रैक्टिस करें। हमारे साथ वाले लोग यहाँ नौकरी पाए भी। राजनारायण जी अखिल भारतीय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उन्होंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सब ग्रेजुएटों को सबको नौकरी देने की बात कर दिया। तो लेकिन मैं उसमें मेरी रुचि नहीं थी। तो मगहर कताई मिल खुली थी। उसी समय यहाँ पर स्वर्गीय राम प्रकाश गुप्ता जी थे, तो ये उस विभाग को देख रहे थे। उस समय उप मुख्यमंत्री थे। मैं मिलने आया, मुझे लेके गए गोविंदाचार्य जी, मिल गए। राष्ट्रीय संघ विद्यार्थी परिषद में थे वो। मैंने कहा यहाँ नौकरी फकरी, चलो तुम।
हमको 80 में जब भाजपा बनी, छात्र ये जो युवा मोर्चा था, तो जनता युवा मोर्चा था जी। तो मुझे उसका गोरखपुर का अध्यक्ष बना दिया गया। अब मेरी थोड़ा कताई मिल में हमको अलाउ किया था इन्होंने, कताई मिल से तो आपको वेतन मिलती रहेगी, यहाँ भी कोई चिकित्सालय है नहीं, तो आप यहाँ एसोसिएटेड चिकित्सक रहोगे, तो कुछ उसमें हमको मिल जाता था महीने में खर्चे उर्चे का। और जाके मैं गोरखपुर कार्यालय पर युवा मोर्चा काम करता था। 82 में मुझे जिले का उपाध्यक्ष बना दिया गया भाजपा का। युवा मोर्चा 2 वर्ष रहे और फिर 84 आते आते मैं जिलाध्यक्ष हो गया भाजपा का, कम आयु का जिलाध्यक्ष हुआ था। हाँ, ये तो मतलब सरप्राइजिंग है, वो भी इतने बड़े जिले का। तो गोरखपुर महाराजगंज एक ही था, तब एक ही था, मैं जिलाध्यक्ष हो गया। और जब जिलाध्यक्ष में हुआ तो स्वाभाविक है जो वहां की राजनीति थी वो सब विदित थी। तो मुझे ध्यान है कुछ समय प्रेस के लोगों ने जब मुझसे बयान लिया तो मैंने कहा मेरा एक उद्देश्य, पहला ये है कि भाजपा का विस्तार मैं बूथ तक करूं, कार्यकर्ता खड़ा करूं, और दूसरा उद्देश्य है कि गोरखपुर को अपराधियों से मुक्त कराऊं, गोरखपुर की धरती को। ईस्ट ऑफ शिकागो कहा जाता था गोरखपुर उस दौर में। हाँ, तो वो लोग हंसने लगे। और दूसरे दिन उसको ऐसी थ्रेट भी आई, लेकिन मैं जब बैठक बुलाता था तो इतना ज्यादा वहां जाति राजनीति थी कि लोग बैठकों में आते नहीं और कहते थे कहाँ आप, हम लोग डांटे जाएंगे, बुलाए जाएंगे। तो मैंने सामाजिक समीकरण को ठीक किया। नहीं, पर आपने वो बात नहीं बताई, आपको धमकाया भी तो किसी माफिया ने। हाँ भाई, मैंने कहा ना, क्या नाम लूं, धमकाया गया था। लेकिन मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हाँ, उसके बाद मुझे धमकाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन अखबारों में छपी। उसके बाद मुझे धमकी आ गई। मैंने कहा देखिए, मैं इससे विचलित नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि एक ही दिन जीवन में मृत्यु होनी है तो होनी है, तो आपके हाथ से लिखी होगी तो हो जाएगी, लेकिन इतिहास में अपना खराब नहीं करूंगा, मरने के बाद मेरी चर्चा होगी। पर लकली तो जो माफिया आपके पास आए या जिन्होंने धमकाया आपको, वो लकली आपके जानने वाले, आपके पूर्व परिचित निकल गए आपसे। हाँ, जो धमकाने आए थे वो परिचित निकल गए, वो हमारे क्लास फेलो रहे, तो हमको उन्होंने बख्शा। लेकिन उससे मैं और सतर्क हो गया। आगे मैं चलता रहा और मैंने सामाजिक समीकरण की राजनीति शुरू की। नाई समाज के हमारे कार्यकर्ता थे ध्रुव नारायण नाई, उनको मैं सभासद दल का नेता बनवा दिया। एक समाज हमारे साथ खड़ा हो गया, कोई हमारी पार्टी को पूछा नहीं, हमारी बिरादरी नहीं पूछा। फिर राजेंद्र शर्मा थे, जात के विश्वकर्मा थे, शर्मा लिखते थे, उनको मेयर का चुनाव लड़वा दिया गोरखपुर। मेयर चुन लिए गए। वो कार्यकर्ताओं को हमने एकजुट किया कि एक कार्यकर्ता लड़ रहा है, जाति मत देखो, हो जाएगा तो आगे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा, नहीं धनवाने बलवान खोजे जाएंगे। जीत गया। मैं शोभा सहानी निषाद थी, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष जितवाया, सपा के खिलाफ, सपा की सरकार थी। तो कुल मिला के राजनीतिक रणनीति और हर वर्ग को जोड़ने का काम करके वहां मैंने भाजपा को इतना सशक्त कर दिया कि धीरे धीरे अपराधी अपने आप पराजित हो गए, आउट हो गए, और भाजपा वहां प्रभावी हो गई। तो कुल मिला के भाजपा को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकर्ता की भूमिका का निर्वहन किया। पार्टी ने उसके बाद हमको और भी भूमिकाएं दी। संगठन मंत्री में रहा 89-69 से, संगठन मंत्री नाते काम किया। फिर मैं प्रदेश महामंत्री बना दिया गया 75 में, डायरेक्ट संगठन मंत्री क्षेत्र का रहे। 85 में
85 में आपको संगठन महामंत्री, अरे संगठन मंत्री बनाया ना, हाँ 85 में बनाया ना आपको संगठन मंत्री, जब आप जिला अध्यक्ष रहे उसके बाद आपको बनाया ना, हाँ, तो 85 तो मैं यहाँ आ गया, 89 में बनाया, 89 में। 89 में संगठन मंत्री हो गया। ये संगठन मंत्री में रहा, फिर यहाँ में आ गया। संगठन मतलब गोरखपुर क्षेत्र के आप संगठन हाँ। मंत्री। फिर मैं यहाँ आ गया 85 में। अब यहाँ मैं 12 वर्ष तक महामंत्री रहा प्रदेश का। इसमें 9 वर्ष में महामंत्री संगठन रहा। अच्छा, वो आपका संगठन मंत्री वाला ही दायित्व आगे बढ़ता रहा। 3 वर्ष में महामंत्री रहा, उसी मुझे एमएलसी बनाया गया। तो संगठन महामंत्री तो बनते नहीं है 3 वर्ष महामंत्री रहा, इसीलिए। अच्छा, आप एमएलसी बनने। मानी भंडारी जी उस समय संगठन देखते थे, उन्होंने कहा कि इसको रहो, तो इसे तुमको ये कर दिया जाए, तो हमको विधान परिषद में भेज दिया गया। तो मैं कंटिन्यू किया, 12 साल रहा और महामंत्री संगठन का दायित्व करता रहा। कोई प्रचारक नहीं आया। हाँ, तब तक उससे बाद ही प्रचारक और प्रचारक आते थे, यहाँ नहीं कोई आया, क्योंकि यहाँ कल्याण सिंह ने कहा कि भाई इतना प्रचारक समय देगा ही देते हैं। तो उसके बाद में 2007 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो 7 से 10 तक मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा। तो एक ही कार्यकाल मिलता था अध्यक्ष को, दूसरा नहीं मिलता था, दूसरा मिलना संभव नहीं था। फिर 10 से 12 तक 2 वर्ष में महाराष्ट्र प्रदेश का सह प्रभारी बना। प्रभारी वेंकैया नायडू जी थे, सह प्रभारी में था। और फिर वहां से मुझे फुल फेज प्रभारी झारखंड का बनाया गया 12 से 14 तक। और 14 में जब चुनाव लोकसभा का शुरू हुआ, तो उस समय मुझे उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभारी बनाया गया। तो 19 में मुझे फिर चुनाव लड़ाया गया। तो मैं किसी ने जो भूमिका जब संगठन ने दिया उसका निर्माण किया, एक कार्यकर्ता भाव से, और आज भी उसी कार्यकर्ता भाव से आज मैं किसी दायित्व पर नहीं हूँ। दायित्व को अगर देखें तो ना हम संगठन में कोई पदाधिकारी हैं, ना तो हम विधायिका में हैं। फिर भी उसी भाव से मैं कार्यकर्ताओं से जुटा हूँ, और कार्यकर्ता भी मुझसे जुटे हैं। हमको सम्मान भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, और श्रद्धा स्नेह के आधार पर हम कार्यकर्ताओं के बीच काम करते हैं। और भाजपा जब जहाँ जो आवश्यकता समझती है उसके अनुसार जहाँ भेजती है वहाँ जाते हैं, और जो भाजपा का अभियान है उससे जुट के काम करते हैं। पर आप उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भी रह लिए, महामंत्री संगठन मंत्री, जिला अध्यक्ष, सारे दायित्वों पर रह लिए। कभी मन में इच्छा नहीं हुई कि मुख्यमंत्री भी होना चाहिए? मैं कहा ना, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई इच्छा नहीं किया। परिस्थितियों में जो कुछ पार्टी ने सौंपा वो किया, और उसको कर रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि एक बार ऐसा अवसर भी आया जब आपके नाम की भी चर्चा हुई कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए। कभी स्वाभाविक है, सीनियरिटी थी, काम में काम करते थे, तो चर्चा में तो बात आएगी ही, लेकिन हमने कभी उसके लिए प्रयास नहीं किया, और कभी मैं कोई पद नहीं लिया। और एक बात और आज कह दे रहा हूं, मैं अगर मंत्री बनना चाहता तो बन जाता, लेकिन मैं उसकी अगर कभी ऑफर भी आया, मैं बहुत चीजें जो नहीं कर सकता, तो मैंने तो कब ऑफर आया तो बता दीजिए। मैंने निवेदन ये नहीं कह रहा कि किसने ऑफर दिया, क्या हुआ, कब दिया है तो बता दीजिए। नहीं, पार्टी के हित में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परिस्थितिजन्य होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्वाभाविक होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नियोजित होती है। तो मैं परिस्थितिजन्य और स्वाभाविक निर्णयों से अपने को जोड़ के रखा, और उसके अनुसार काम कर रहा हूँ। और मुझे प्रसन्नता है, खुशी है कि आज इतने वर्षों के बाद भी मेरे
पीठ के पीछे भी कभी कोई नेगेटिव चर्चा कार्यकर्ता नहीं करता है। इसलिए कि हर कार्यकर्ता को मैंने परिवार समझा, उसको अपना अंग समझा और उसके साथ निरंतर संवाद बनाए रखा और आज भी वो बनाए रखे। अच्छा, एक चीज मुझे समझाइए, मतलब आपके पॉलिटिकल कैरियर को अगर जितना मैंने फॉलो किया है, बहुत सारी चीजें, आप शुरू में तो आपने चुनाव लड़ा, आप प्रधान का चुनाव भी लड़ा, सांसद भी लड़े, आपने बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़वाया, फिर आगे और डिटेल में जाऊंगा, पर आप खुद भी चुनाव 2-3 बार लड़े। वो एक्सपेरिमेंट बार बार क्यों फेल हुआ? क्या वजह रही? क्या आपके पीछे जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि आप सियासत में उभरें, या वो चुनाव लड़ने की जो परिस्थिति, क्योंकि आप तो ज्यादातर संगठनात्मक कामों में लगे रहते थे, वो ऐसी परिस्थिति होती थी कि आपको चुनाव लड़ना पड़ता था, या आप चुनाव सोचते थे कि भाई ये टैग भी हट जाए कि यार चुनाव खुद तो लड़ते नहीं, लड़वाते हैं सबको, तो ये टैग भी हट जाए? देखिए, मैं प्रयासपूर्वक स्वयं चुनाव लड़ने की कभी इच्छा नहीं व्यक्त किया, लेकिन मैं नेतृत्व को इसके लिए आभारी हूं कि नेतृत्व ने हमको अवसर दिया, और अवसर दिया तो स्वाभाविक है। मैंने ये महसूस किया, विधानसभा का चुनाव तो मैं पराजित हुआ, एक बार कौड़ीराम लड़ा था और वहां लड़ा था सिसवा। तो नेतृत्व की मंशा तो सकारात्मक थी, लेकिन फील्ड में जाके मैंने महसूस किया कि राजनीति में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में सबसे बड़ा दुश्मन व्यक्ति की ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या कभी भी अपने लोगों को होती है, पराये को नहीं, जो साथ रहते हैं। उनको लगता है कि ये अगर आगे बढ़े तो मैं पिछड़ जाऊंगा। तो कुछ लोग थे ऐसे, हमेशा रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं। इसको चाणक्य ने कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या उसी को होती है जो आपके साथ रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चाहेंगे तो हम ये बन जाएंगे, लेकिन ये बन जाएंगे तो हम कट जाएंगे। तो कहीं न कहीं से आदमी सकारात्मक बात करते हुए नकारात्मक कर जाता है, उसका उद्देश्य भी नहीं रहता। तो जब आप चुनाव लड़े तो सकारात्मक ये होती है, जैसे आपके बारे में हमने कहा, अरे ये चाहे होते तो मैं हो जाता, लेकिन अब ये हो जाएंगे तो हम तो अब गए, उसी में से नकारात्मक निकल जाता। तो कुल मिला, पर आपको अफसोस हुआ जब आप चुनाव लड़े, आपको लगा था कि सब लोग साथ में होंगे, और आपको बाद में पता चला कि कुछ अफसोस नहीं हुआ। हमने यही महसूस किया, जो चीज में नहीं अध्ययन कर पाया था उसको अध्ययन किया, कि ईर्ष्या द्वेष यह व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक होता है। और चूंकि मैंने अलग से प्रयास किया नहीं था, उन्हीं लोगों पर भरोसा किया था, अपने लोगों पर ही भरोसा किया, तो उसमें से जो परिणाम हुए वो नकारात्मक हो गए, लेकिन उससे मैं विचलित नहीं हुआ। और 12 का जब चुनाव आप लड़े, 12 का चुनाव क्यों लड़ गए और सिसवा क्यों चले गए? सिसवा ऐसा क्षेत्र था जो कभी भाजपा हारी ही नहीं थी, तो 2 बार हारे थे। तो आप बड़े नेता थे इसलिए लोगों ने कहा कि बड़े नहीं, नेता हैं। सिसवा हमको नेतृत्व ने को माननीय उसमें गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ठीक रिपोर्ट, आप सिसवा लड़ो। सिसवा में गया, और संजोग से उस समय श्री पंकज चौधरी वहां सांसद थे, तो इन्होंने भी आग्रह किया कि ये आपको लगा कि जो है तो वहां मुझे था कि सांसद है तो फिर क्या दिक्कत? नहीं, सांसद नहीं, मेरे पक्ष में पार्टी का नेतृत्व है, और वो क्षेत्र जो है हमेशा भाजपा ही रहा है। लेकिन हुआ दांवपेच, कहां से भी हुआ, तो वहां भी आपके अपनों ने पीठ में खंजर भोंका। अपनों ने, मैं क्या कहूँ, खंजर नहीं भोंका, लेकिन वहां भी आकांक्षा महत्वाकांक्षा का शिकार हुआ। और आकांक्षा और महत्वाकांक्षा 2 ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति के विरोध में भी खड़ा कर देते हैं और व्यक्ति को उद्वेलित भी कर देते हैं। तो कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि रमापति राम त्रिपाठी पूर्वांचल की राजनीति में उस रूप में स्थापित हो। तो स्वाभाविक है, ये राजनीति का
चाहे गुण कहिए, चाहे गुण कहिए, राजनीति हो चाहे कोई क्षेत्र हो, आदमी कल जो हमारे लिए प्रतिस्पर्धी बन सकता है उसको कैसे हम बनने ही न दें, कोशिश तो करता ही है। फिर ये कोशिश आपके खिलाफ बार बार हुई स्वाभाविक है, उसमें से हुई होगी, और लेकिन आपके खिलाफ बार बार हुई। लेकिन मैं उसके चक्कर में नहीं गया और मैं हमेशा पार्टी के निर्णय को स्वीकार किया और कार्यकर्ता भाव में रहा, कार्यकर्ता भाव में रहता हूँ, कार्यकर्ता भाव में रहूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। पर जब 19 का चुनाव आप देवरिया से लड़े तब नहीं डरे आप कि फिर ऐसा कुछ ना हो जाए? मन में ये था कि जैसा कौड़ीराम में हो गया, फिर जैसा मैं सिसवा डरा में? कभी नहीं, जो नेतृत्व निर्देश दिया वो किया। 19 में मुझे अचानक कहा गया कि आपको देवरिया लड़ना है, देवरिया से मैं सोचा भी नहीं था। उस समय जो परिस्थितियां थी, जो घटना घटी थी, उसमें शरद को चुनाव नहीं लड़ाना था। नेतृत्व की मंशा नहीं खराब थी, नेतृत्व के दिमाग में शरद की प्राथमिकता थी, लेकिन मीडिया ने उसको ऐसा विषय बना दिया था कि अगर चुनाव वो लड़ते तो नेतृत्व सामने ये संकट होता, बार बार वही सवाल पूछा जाए, चुनाव का मुद्दा हो जाता। नहीं लड़ने और लड़ाने का भी असर पड़ना था, तो मुझे निर्देश दिया गया आप देवरिया लड़िए। मैंने कहा देवरिया में कभी गया नहीं इस उद्देश्य से। तो बीजेपी सोच रही थी सांप भी मर जाए और लाठी भी न नहीं टूटे। नहीं, लाठी सांप तो सोचा ही नहीं बीजेपी। बीजेपी शरद को भी एक अच्छे कार्यकर्ता का ये दिया, स्नेह दिया, उसके बाद भी देती थी। परिस्थिति जन स्थिति थी। और उस वीडियो पर आपका क्या रिएक्शन था? वो जो वीडियो वायरल हुआ था उस पर आपका क्या रिएक्शन? कोई उसको देखे, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया थी। क्रिया तो वहां से शुरू हुई, स्वाभाविक था। कोई होता वहां सम्मानजनक व्यक्ति तो वही करता, और इसको लोगों ने स्वीकारा भी। उससे शरद की लोकप्रियता बढ़ी थी, घटी नहीं थी इस घटना के बाद। लेकिन जो परिस्थिति थी उसमें चुनाव लड़ाना नेतृत्व नहीं ठीक समझा। मुझे कहा गया लड़ने के लिए, मैं देवरिया गया। तो चॉइस तो फिर संत कबीर नगर होनी चाहिए थी। मुझे नहीं समझ में आया कि देवरिया क्यों लड़ा दिया आपको। शरद तो संत कबीर नगर से थे, तो आपको संत कबीर नगर से लड़ाने की बजाय वो उस विषय को बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे, तो देवरिया उन्होंने किसी दूसरे भाजपा को नहीं लड़ाया, देवरिया को समझौते में दिया, नहीं संत कबीर नगर को, संत कबीर नगर को, और देवरिया में हमको भेजा। और देवरिया की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने हमको उठा लिया। और देवरिया में जो भी विवाद थे आपस के सब खत्म हो गए, सब लोग मिलकर हमारा सहयोग किया और 1-8 मतों से चुनाव जीता। तो यहाँ वो चीज नहीं हुई जो कौड़ीराम और सिसवा में होती थी, आपके पीछे आपके। देखिए वो राजनीति की शुरुआत थी, और जब मैं देवरिया लड़ने गया तो मैं बहुत अनुभव हो चुका, स्थापित नेता हो गया था। उस समय मुझे स्थापित होना था। जिन लोगों के मन में था कि अगर आगे बढ़ेंगे तो स्थापित हो जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, लेकिन वहां तो स्थापित था मैं। तो सिसवा में भी तो आप स्थापित थे, आप सिसवा में भी तो बहुत बड़े नेता थे। सिसवा में तो मैंने कहा, सिसवा तो मैं किस चीज का शिकार हुआ मैं खुद नहीं समझ पाया। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो चुनाव और बीजेपी जीती होती, आप वहां से चुनाव जीते होते, तो पता नहीं कौन सी भूमिका पार्टी आपके लिए तय कर चुकी होती। भूमिका तो तय थी, पार्टी मुझे ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रही थी। नहीं, बड़े नेताओं को लड़ाया ही गया था। कलराज जी लखनऊ से लड़े थे, आप वहां से लड़े थे। गया था, तो वो विषय अलग था। लेकिन कुल मिला के मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि आदमी पद और आता है जाता है, स्थायी नहीं रहता, लेकिन कद जो उसका बन जाता है पद पर रह के, वही स्थायी रहता है। तो आज मुझे उसकी अनुभूति होती है कि प्रदेश भाजपा में मुझे स्नेह भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और मुझे उपयोगी भी माना जाता है। तो यही उपलब्धि है, मेरे जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि है, और मैं इसी जीवन को जी रहा हूँ, इसी को जीऊंगा। इन सब उपलब्धियों और तमाम सारी चीजों के बीच में एक अनहोनी हुई। आपके राजनीतिक उत्तराधिकारी कहें या
आपके दिल का टुकड़ा कहें या जो कुछ भी कहें, शरद त्रिपाठी इस दुनिया में नहीं रहे। इस घटना ने आपको किस तरीके से इस प्रभावित किया? घटना ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। और आज भी जब उस घटना की चर्चा आप कर रहे हैं तो मेरे मन में जो भाव आ रहा है वो विचलित करने वाला भाव आ रहा है। लेकिन मैं इस पर भी आपको एक बात बताऊं, दो उदाहरण मैं दे रहा हूं। महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने जब 5 सवाल किया था, उसमें एक सवाल ये भी था कि सबसे बड़ा शोक क्या है? तो उन्होंने कहा पुत्र शोक, वो कभी खत्म नहीं होता। और दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, और वही मुझे आज सक्रिय किया, नहीं तो मैं शायद सक्रिय नहीं होता, निष्क्रिय रहता। क्योंकि मेरा सपना टूट गया था, मेरा दिल टूट गया था। और राजनीतिक क्षेत्र तो अलग विषय है। जवान पुत्र जो धीरे धीरे हमारी जिम्मेदारियों को संभाल रहा था, मैं जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया था। तो जब मैं उनकी शव लेके जा रहा था, जो बड़ी भीड़ थी, बड़ी संख्या में लोग गए थे, तो रास्ते में ही मेरे पास फोन आया तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय का, माननीय रामनाथ कोविंद जी का। और संबंध हमारे घरेलू रहे, तो उन्होंने अपना शोक संवेदना किया, कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, चूंकि मैं तो उसके साथ आपके आवास पर कई बार वार्ता किया हूं, बड़ा प्रभावित रहता था, बड़ा उसमें भविष्य था। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप की भूमिका और दायित्व बढ़ गया। याद करिए, पांडवों के महाभारत में किसी न किसी का पुत्र रोज मरता था, 18 दिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ। और रात भर शोक मनाते थे सब मिलके। पांडवों का मरा सब गए, उनके वहां मृत्यु होती तो सब जाते थे, और सवेरे अपनी भूमिका के निर्वहन के युद्ध मैदान में होते थे। तो इसलिए इससे विचलित होकर आपकी भूमिका और बढ़ गई। जो उसके भी अधूरे काम है उसको पूरा करना है, इससे आप इससे विचलित होकर हमने देखा जिस वक्त बच्चे भी छोटे थे, अभी उतने बड़े स्वयं नहीं थे। निष्क्रिय मत होइएगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी फोन मुझे प्रेरित करने वाला था। उन्होंने कहा देखिए, आपका पुत्र मरा है और मेरा भविष्य, मैं उसमें भविष्य देखता था, भाजपा के स्नेह करता था, लेकिन आपको अभी और दायित्वों को पूरा करना, उसके बच्चे हैं बाकी, इसलिए इससे विचलित होकर आप जो है निष्क्रिय मत होइएगा। और इस दोनों लोगों के कोई बात जो बाद शरद भाई मैंने की आज आपको देखा, याद आती और मेरे दायित्व भी थे। शरद को 2 लड़के 2 लड़कियां, सब शादी ब्याह मेरे सब। दायित्व हो गए। तो फिर से मैं अपने उस जीवन को, शोक तो रोज होता है जब भी याद उसकी आती है, लेकिन उस शोक को कर्तव्य मान के आगे कि मेरा दायित्व है, उसके बच्चे न महसूस करें कि मेरे पिता ने, और वो मैं नहीं होने दिया। बच्चों को स्नेह, उस दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ। कोई बात या कोई ऐसा वाकया शरद भाई का आपको याद हो जो आप बार बार आपके जहन में आता है, खासतौर पर उनके आखिरी लम्हों का? फिर लोगों की 2 बात। एक तो देखो, उसने सांसद होने के बाद मुझसे एक शब्द कहा कि बाबूजी, अब आप इससे अपने को निश्चिंत रहिए,
3 लड़कियां हैं, मैंने 2 उसकी बहनें थी, एक हमारे मझले वाले लड़के की। ये जवाबदेही मेरी है, और बाकी जो परिवार के और दायित्व हैं और सब जवाबदेही मेरी है। आप निश्चिंत होकर के और बैठिए, हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। ये वाक्य उसका हमको हमेशा ताकत भी देता है और हिम्मत भी देता है, इसलिए कि जो काम वो अपने जिम्मे ले लिया था, अचानक नहीं रहा तो वो जिम्मेदारी मेरी हो गई। आज मैं उसके एक गुरु के लिए मुश्किल नहीं होता होगा, पिता तो आप थे ही, गुरु भी उनके थे राजनीतिक तौर पर, कि एक को तैयार किया, योद्धा बनाया, अर्जुन बनाया, एकलव्य बनाया, वो रिक्तता तो देखो और इतना। फिर अब वही यात्रा आपकी मृगेंद्र के साथ शुरू हो रही है। अब देखो वही खलता है, और वो स्वाभाविक है कि जो रिक्तता हुई वो बहुत भयानक हुई, अपूर्ण हुई। तो एक पक्ष राजनीतिक रिक्तता तो हम पूरा कर लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, किए भी है, सारे लोगों को संभाल लिया, हमारे जो भी कार्यकर्ता समर्थक तमाम होंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत और पारिवारिक रिक्तता हुई, उसकी याद जब आती है तो तकलीफ होती है। रोज मैं शोक में भी जाता हूँ और रोज मैं प्रेरणा लेकर के आगे भी बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जीवन तो द्वंद्व का जीवन है, क्योंकि पुत्र से बड़ा कोई शोक नहीं, वो भी कर रहा हूँ। और जो अपना मेरा दायित्व है, जो मुझे उसके न रहने पर जो भूमिका मेरी है, उसका निर्वहन मैं करता हूँ, उसी को देख के, उसी से प्रेरणा लेके। ये भी मुझे करना है, इससे उसकी आत्मा को कष्ट ना हो, इसलिए उन बच्चों का भी अनुभूत नहीं होने देता कि उसके पिता नहीं। बच्चों को हर समस्याओं का समाधान करता हूँ। एक चीज अब मुझे ये बताइए कि फिर इस यात्रा का अगला चरण क्या है? आपके परिवार से आप या शरद भाई के बच्चे कोई आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी, व्यक्तिगत मैं इसको तय नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है और इस बात की से मुझे संतुष्टि भी है कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ये स्वतः ये कहते हैं कि इनको मृगेंद्र को उतारिए। अर्थात उनका भाव ये है कि इनके परिवार से इनके स्थान पर कोई आना चाहिए। तो ये जो श्रद्धा स्नेह का संबंध है, ये हमारी ताकत है, और उससे मैं शक्ति भी ग्रहण करता हूँ। और आगे पार्टी जो निर्णय करेगी। पर कहाँ से तैयारी है? किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं आप लोग? किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखो, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया में कहीं से पार्टी लड़ा देगी तो मेरा विश्वास है कि जनता उनको जिता देगी। बाकी आप तो हैं ही कि बाकी पार्टी को तय करना है, कहाँ से लड़ाएगी, कब लड़ाएगी, किस पद के लिए लड़ाएगी, ये पार्टी का काम है। एक कार्यकर्ता मैं हूँ और उसी भाव से सोच रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मृगेंद्र में भी के व्यक्तित्व में शरद की ट्रू कॉपी है। वाणी, व्यवहार, शकल, सूरत, अपीयरिंग, उसकी भी लोगों द्वारा सराही जा रही है। अब एक सवाल आपके राजनीतिक शिष्य पंकज चौधरी के चयन को लेकर के भी हो रहा है, और उसके लिए भी आपकी बड़ी चर्चा हो रही है। कोई कहता है आपका सुझाव था, कोई कहता है आपका राजनीतिक मार्गदर्शन था, कोई कहता है चूंकि रमापति त्रिपाठी शुरू से पंकज चौधरी की राजनीतिक यात्रा के भाग रहे हैं, साथ में उनका मार्गदर्शन रहा है, इस चीज ने पंकज चौधरी को आज यहां तक पहुंचाया कि वो उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे के अध्यक्ष हैं, जहां कभी रमापति राम त्रिपाठी भी हुआ करते थे। तब इसको लेकर देखिए, एक
बात पर आपत्ति करते हुए बात आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे राजनीतिक शिष्य नहीं है, भाजपा के एक राजनीतिक कार्यकर्ता, और उस समय भी एक कार्यकर्ता के नाते जब पार्टी हम लोग विस्तार कर रहे थे, समाज के सब वर्ग को, समाज के सब लोगों को समेटना, तो एक कार्यकर्ता के नाते हमने उनमें भविष्य देखा, वो टैलेंट देखा, और मैं उनको सभासद से ले जाके लोकसभा लड़ाने के लिए पार्टी में आग्रह किया। पार्टी ने उनको टिकट दिया। मैं तो पार्टी मतलब पार्टी क्या था? से, आप संगठन मंत्री, संगठन पार्टी महामंत्री, से ये तो लोग सुनते थे। टिकट तो पार्टी के फोरम ने दिया। मेरा काम सुझाव देना था, मैंने सुझाव दिया होगा, दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, श्री पंकज चौधरी को एक जिले के सांसद लड़ने का दायित्व दिया गया, तो वहां के जनता का दिल जीतने में भी सफल हुए, वहां के कार्यकर्ताओं का सहयोग पाने में भी सफल हुए, और वहां के जनता का समर्थन पाने में भी सफल हुए, और लगातार 7 बार सांसद हैं, 2 बार नहीं हुए। परिस्थिति जन था दोनों बार, सहानुभूत में नहीं चली गई थी। पर जब गोरखपुर संयुक्त था तब भी। अब दूसरी बात देखिए, लेकिन एक चीज में वो पास हुए, उनको जब जो काम दिया गया, उनको महाराजगंज जिला सौंपा गया, महाराजगंज जिले में 7 बार वो सांसद हुए। संगठन में कोई एकजुट रखे, विचार परिवार का सम्मान किए, और जब से वो वहां पहुंचे, लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का चुना गया, लगातार नगर पालिका का अध्यक्ष भाजपा का चुना गया। कुल मिला के एक इकाई का काम उनको सौंपा गया, और उसमें वो व्यक्ति पास रहा, सक्षम रहा, सफल रहा। तो उसी का आकलन करके आज उनको प्रदेश सौंपा गया। तो नेतृत्व ने उस आधार पर पहचान की, आज वो 19 से मिनिस्टर है केंद्र में, वित्त राज्य मंत्री के नाते। कोई आरोप नहीं, कोई दाग नहीं, बेदाग चेहरा है। और उस व्यक्ति की विशेषता है कि वह लगातार मिलने की आदत है, व्यक्तियों से परहेज करने की आदत नहीं है। दूसरा, कोई काम काज करता कहता है तो उसको करने की आदत है, फोन करना, चिट्ठी लिखना, काम हो जाए उसका प्रयास करना। और तीसरी बात जो सबसे उल्लेखनीय है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उस आदमी पर एक पैसे का भी ब्लेम नहीं है, और बेदाग है। कुल मिला के उसके उस पक्ष को हमारे नेतृत्व ने पढ़ा होगा, समझा होगा, आज को प्रदेश सौंपा गया है। खुशी की बात है कि उनके अध्यक्ष होने के बाद उनके पहले वक्तव्य के बाद ही कार्यकर्ताओं में विश्वास जगा, भरोसा जगा, और कार्यकर्ता उत्साहित हुआ है, और वो उत्साह आज दिखाई दे रहा है फिर से। दूसरी बात, अखिलेश यादव और उनकी राजनीति फिर उनके घर में कैद हो गई, और उनका पीढ़ी ध्वस्त हो गया। और निश्चित ही ये लगने लगा है, ये लोग कह रहे हैं कि फिर से हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से उत्साहित है और जिस तरीके का संदेश जनता में है, तो 27 में जो विधानसभा का चुनाव होना सुनिश्चित है, उसमें भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। आप कह रहे हैं पीडीए ध्वस्त हो गया, पर अखिलेश यादव से जब बात हो या उनके समर्थकों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि भाई पूरे प्रदेश में हमारा नेटवर्क है, हमारे पास 7 कुर्मी समाज के एमपी हैं, कई बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राम प्रसाद चौधरी हो, लालजी वर्मा हो, इस तरीके, चाहे एसपी सिंह हो, या और भी पार्टी के उनके नेता उत्कर्ष वर्मा हो, और भी तमाम सारे। तो कह रहे जब इतना बड़ा वोट बैंक हमारे साथ आया लोकसभा के चुनाव में, और 22 में भी जब विधानसभा का चुनाव भले बीजेपी जीती, पर काफी संख्या में कुर्मी समाज के विधायक,
आपको तो अनुप्रिया पटेल पर निर्भर भी रहना पड़ा कुर्मी वोट के लिए, तब भी पंकज तो चौधरी उसी आपके का साथ। समाधान हमारी पार्टी ने किया, उसी राजनीतिक चुनौती को हमारी पार्टी ने समझा और आज उनको फिर वहीं खड़ा कर दिया जहां से वो चले थे। आज उनका जो पीडीए है फिर परिवार में सिमट गया। और दूसरी चीज, एक बयान दिया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, हमारे जैसा कार्यकर्ता आज प्रदेश अध्यक्ष होता है, नितिन नवीन जैसा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। और 24 प्रांत हैं देश में जहां पर भाजपा या उसके सहयोगी शासन कर रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों का चेहरा पढ़ लीजिए, किस बिरादरी की नहीं। लेकिन क्या अखिलेश कभी आजम खान को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? वोट तो लेते हैं। क्या अखिलेश के परिवार में अगर किसी को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करना है, प्रदेश का बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो फिर से उसी परिवार में पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, तब बनेगा। और यही कांग्रेस के साथ है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आपकी पार्टी तो कहती तो थी कुल मिला के कांग्रेस में भी अगर कुछ बनना है तो उसी परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसमें पंकज चौधरी को गांव से ले जाके अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कार्यकर्ता के नाते हमारे देश का भी नेतृत्व एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रदेशों का नेतृत्व देख लीजिए, हर वर्ग के लोग रहे, मोहन यादव मध्य प्रदेश में है। तो कुल मिला के भाजपा में काम करने से ये संभव है कि कार्यकर्ता अगर सही अर्थों में अपने काम में सफल है तो उसका मूल्यांकन भी होगा, समीक्षा भी होगी और दायित्व भी मिलेगा। ये भाजपा में। पर आप कह रहे हैं, पर मैंने ये सवाल एक बार मुलायम सिंह यादव जी से पूछा था कि भाई वो विपक्ष के कहता है कि आपके यहाँ तो जो है मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई परिवार से बनेगा, बड़ा दायित्व होगा तो आपके परिवार से मिलेगा। ये जो आजम खान वाली बात आपने कही, वो भी सवाल पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने उनका जो कहना था वो ये कह रहे थे कि भाई आप भी आरोप लगाते हो। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप मीडिया में हो, प्रेस में हो, आप कहते हो यूपी में 5 मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हो शिवपाल मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हो अखिलेश यादव तो हैं ही, आजम खान मुख्यमंत्री हैं, आप और भी लोगों का नाम लेते हो। तो जो आप कहते हो कि 5 चीफ मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी में, मल्टी पावर सेंटर है, तो फिर इस बात के लिए फिर वो बात रह कहाँ गई कि मुख्यमंत्री आजम खान होंगे कि नहीं होंगे? ये तो तोड़ना मरोड़ना है, जवाब नहीं हुआ आपके प्रश्न का। आप उस प्रश्न से संतुष्ट हैं? नहीं, आपका सीधा प्रश्न था, बहुत सीधा प्रश्न। कुल मिलाकर के ये जो है, ये तो अमित शाह ने संसद में कहा, आपको याद होगा अखिलेश यादव को, कि अपनी पार्टी को उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी का अध्यक्ष कब होगा, अपना अध्यक्ष तो चुन लीजिए, अखिलेश यादव ने जब उनसे कहा। और अमित शाह ने पलट के कहा भाई मैं अपनी पार्टी तो जब बड़ी पार्टी है बता दूंगा, लेकिन आपके अध्यक्ष अगले कितने सालों तक आप रहोगे ये मैं कह सकता हूं। इसलिए देखिए, ये तो विषय को तोड़ना मरोड़ना हुआ, जवाब नहीं हुआ। और पर आपको लगता है कि पंकज चौधरी के आने से जो ये कुर्मी वोट, जो कि 17 और 14 के वोट चुनाव में आपके साथ था, 19 के चुनाव तक भी था, लेकिन जो उसके बाद के चुनावों में बिखरा, और बिखरा ये आपको दिखा भी 22 और 24 में, इसको पार्टी समेट पाएगी अपने साथ? समेट ली, पाएगी नहीं, समेट ली। अगर आप अध्ययन करें तो पंकज चौधरी पूरा प्रदेश घूमे नहीं थे, प्रदेश में वो वार्ड अध्यक्ष भी नहीं रहे थे संगठन में, लेकिन अध्यक्ष होने के साथ पूरा प्रदेश का समाज भी उमड़ा, कार्यकर्ता भी उमड़े, और जो पहले दिन ही उनको समर्थन मिला वो बढ़ता ही जा रहा है, आज भी दिखाई दे रहा है। तो अब उसमें प्रश्न क्या है? अब तो विनय कटियार भी कह रहे हैं कि वो साक्षात चुनाव दिखाई दे रहा है। अब तो विनय कटियार भी कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। वो कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा तो पार्टी तय करेगी, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव 27 का। भाई इच्छा तो नहीं व्यक्त करेंगे, लेकिन पार्टी अगर कहेगी लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं पार्टी मना कर देगी नहीं लड़ेंगे। ये मैं जानता हूं कि श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है,
लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या है जो कहते हैं कि हम लड़ेंगे। एक एक सीट पर 10-10 लोग कहते हैं, वो एक पाता है। तो नेतृत्व का उधर ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उनका बेटा कह रहा है हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। उनके दोनों बेटा हैं, कहेंगे नहीं, एक सांसद एक विधायक है। नहीं, वो कह रहे हैं पापा और हम दोनों लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो विषय अलग है भाई, वो तो पार्टी की जब फोरम आएगा, फोरम में जो तय होगा वो होगा। और मैं इतना जानता हूं कि लोग पार्टी के मान्य नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इसलिए पार्टी क्या जो भी निर्णय होगा उसी को मान के आगे बढ़ेंगे। एक चीज और सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसमें थोड़ी आपकी भी आलोचना हुई, वो मुद्दा था ब्राह्मणों की बैठक। ब्राह्मणों की बैठक हुई, ब्राह्मण विधायकों की। हालांकि ब्राह्मण विधायकों ने मना किया कि ऐसी कोई बैठक हुई, लेकिन एक बैठक हुई कथित तौर पर। और वो बैठक हुई बीजेपी के आपके पूर्वांचल से ही आने वाले विधायक बीएन पाठक के घर पर। और फिर एक कुछ तस्वीरें, कुछ हस्ताक्षर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और उसके बाद पूरे दिन इसको लेकर के गूंज रही और एक नैरेटिव बना। और उस नैरेटिव के बाद प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, उनका भी एक बयान आया, बाद में आपने भी एक बयान जारी किया। खासतौर पर जो बीजेपी सपोर्टेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग हैं, और ये पूरा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, उस चीज पर आज आपका क्या टेक है? कहां चूक हो गई, क्या हो गया? देखिए, मैं ये सवाल मेरे सामने पहले भी आया था, तो कौन बैठक हुई, क्या हुई, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के फोरम में जो कहना होगा कहूंगा। बाकी जो मैंने सार्वजनिक बयान दिया उस पर मैं कायम हूं। मैंने यही कहा था कि पार्टी के अंदर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, और महत्व की बात अगर है तो भारतीय जनता पार्टी तो महत्व नहीं दिया तो इतने विधायक हमारे कैसे बने? पार्टी ने टिकट दिया तभी तो इतने बने हैं, और पार्टियों में क्यों नहीं इतने हैं? महत्व ने पार्टी हमेशा दिया है, सब समाज को दिया है, लेकिन हम सब समाज की पार्टी हैं तो हमें पार्टी के अंदर हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हम दिखें कि सबके, और इस पर मैं आज भी कायम हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस समय माननीय हमारे राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय देश के प्रधानमंत्री अटल प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कर रहे हैं, किसकी मूर्तियां लगी, कौन लोग सम्मानित हुए? इससे बड़ा सम्मान होगा? किसने इतना टिकट दिया? और भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे जो भी बिरादरी, उसके घर में फोटो किसके टंगे? तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, और हमेशा विचार, चूंकि भाजपा के निर्माता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आकांक्षा महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी नहीं बनी थी। पार्टी बनी थी राष्ट्र के लिए। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। 370 को लेके बनी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी के अंतर्गत, उसी का विरोध करते हुए कश्मीर में प्रवेश किए थे, गिरफ्तार किया गया था। चलिए, उस साल भर के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, कैसे हुई विषय अलग है। लेकिन दीनदयाल जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया, उन्होंने 3 विचार उसमें ऐड किए। 370 तो थी, फिर उन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी एक जन एक देश में विश्वास करती है। राष्ट्र एक है तो उसके अंदर रहने वाला हर जन एक है। हम जब भी सत्ता में आएंगे तो इस आधार पर काम करेंगे, धर्म के आधार पर नहीं, जात के आधार पर नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा, अंतिम व्यक्ति का उदय, न वामपंथ न दक्षिण पंथ, समाज का अंतिम व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। और तीसरी बात उन्होंने कहा,
कि भाजपा देश को भौगोलिक सीमा का देश नहीं मानती, भूगोल बनता बिगड़ता है। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, इसकी एक श्रेष्ठ संस्कृति है, हम इसके भी समर्थक हैं। और आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं, हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, 19 में जनता ने हमको सम्मानजनक बहुमत दिया। तो इन चारों बातों को, भाजपा का पूरा एजेंडा, विश्व की अकेली पार्टी है जिसने अपने 100% एजेंडे को लागू कर दिया। 70 हमने खत्म किया, मोदी जी ने। अंतिम व्यक्ति जो समाज का है उसको मुफ्त मकान दिया, मुफ्त शौचालय दिया, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त गैस का सिलेंडर, मुफ्त में खवाई और मुफ्त में दवाई, आयुष्मान कार्ड दी। अंतिम व्यक्ति को आज कुछ नहीं खरीदना है, उसको सब सरकार दे रही है, पेंशन भी दे रही है। नहीं, पर आप और सुनिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं ना, शिवधाम भी बन गया, महाकाल भी बन गया, राम का मंदिर भी बन गया। चारों जो भाजपा का एजेंडा था वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100% लागू हो गया। इसलिए अब वो कह रहे हैं विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत में भी आज हम कह सकते हैं कि हम मोदी जी के नेतृत्व में चौथी आर्थिक ताकत बन गए विश्व की, 27 तक तीसरी भी बनेंगे और आगे पहली भी बनेंगे। भारत अब उधर जा रहा है और ये काम हमारे नेतृत्व ने उन्हीं विचारों पर चलकर, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमको राष्ट्र की परिभाषा दिया, दीनदयाल जी ने हमको विचार दिया, और माननीय अटल जी ने हमको वो नेतृत्व दिया कि उस रास्ते पर हम चले, और आज मोदी जी ने सबको पूरा कर दिया। ये भाजपा की उपलब्धि है, ये राष्ट्र की उपलब्धि है। विचार और विचार जो आपके प्रतीक पुरुष हैं विचार के, उनको उन लोगों तक आप ले गए। जो विषय था दरअसल उस मीटिंग के इर्द गिर्द चर्चा में, मैंने कहा उस मीटिंग में मुझे कुछ नहीं कहना है, और जो कहना आंतरिक कहना, लेकिन जो सार्वजनिक कहना था मैंने कह दिया। पर जो चिट्ठी जारी कर दी पार्टी ने, चिट्ठी जारी कर दी कि भविष्य में ऐसी कोई बैठक, बिल्कुल ठीक की। पार्टी के अंदर पार्टी चलाने का किसी को अधिकार नहीं है। और उससे पहले जो बैठकें उनमें चिट्ठी कोई नहीं जारी हुई जी। उससे पहले क्षत्रिय समाज की हुई, लोध समाज की हुई, कुर्मी समाज, इस समाजों की जिसकी भी बैठक हो, आप खाओ पियो बैठो, लेकिन इन्होंने कोई प्रस्ताव पास करके मीडिया में नहीं डाला। तो ये प्रस्ताव तो यहाँ भी शायद पास हुआ था, मीडिया में है। और दूसरी चीज, आप तो विधायकों से मिले भी हैं। दूसरी चीज, तब अध्यक्ष पंकज चौधरी नहीं थे, इसलिए ये सवाल जो उस समय अध्यक्ष रहा हूं उनसे पूछना चाहिए। पंकज चौधरी के समय में हुआ तो अनुशासन पार्टी में रहे, पार्टी एकजुट रहे, सर्व समाज की पार्टी के रूप में दिखे, ये पहला दायित्व है, और उसको उन्होंने पूरा किया। और इसके बाद जो नाराजगी हुई, मुझे लगता है लोग, और आपके भी कई सारे चित्र आए, आपने भी बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, आपने बात की। किसी से मुलाकात नहीं की इस संबंध में, यह भी प्रायोजित किया गया। मुलाकात तो सबसे रोज होती है, लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि ये सब चीज पार्टी फोरम। दूसरी बात, कभी भी भाजपा सब समाज के लिए काम की है, सबको लेकर चलने का काम की है। किसी एक जात की पार्टी नहीं है और किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सभी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, और सही अर्थों में राष्ट्र की पार्टी। राष्ट्र पार्टी की इसकी पहचान। पर ये इससे क्षेत्रीय संतुलन नहीं बिगड़ा? मतलब पंकज चौधरी भी गोरखपुर के क्षेत्र के, योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बिगड़ा। जब चुनाव होगा तो आपको देखने को मिलेगा, इसका परिणाम तो चुनाव में समझ में आएगा ना। कोई विघ्न नहीं हुआ है। कुछ लोग जब उसको नहीं समझ पाए, धीरे धीरे समझ गए, तो वो भी खत्म हो गया। अच्छा, आप जो बात कह रहे थे, 2-4 दिन मीडिया पर चला, लेकिन धीरे धीरे लोगों के समझ में आए तो लोग उससे भी अलग हो गए। नहीं, पर उससे वो नैरेटिव भी बिल्डअप हो गया ना, कि मतलब जैसे एक बात बार बार उभरती, सब समझदार लोग हैं, नेतृत्व परिवर्तन और ये सब। नहीं, वोटर जो है समझदार है। और दूसरी चीज, भाजपा का वोटर राष्ट्रीय हित देख के वोट देता है, व्यक्ति और जाति देख के नहीं देता।
जब चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद का उदय देश में हुआ है, आस्था का उदय हुआ है, और राष्ट्रवाद की प्रतीक भाजपा है। तो भाजपा आज अजय है, अजय रहेगी। दो सवाल आखिरी में और आपसे पूछूंगा। एक सवाल ये कि अब आपसे जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो भी आपको समझ- निशाने पर ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पंकज चौधरी जो है वो कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, पर कुर्सी वो चला रहे हैं रमापति जी, उनके सुझाव, उनके सलाह, उसी पर वो चल रहे हैं। ये आरोप लग रहा है, आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हो। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या सबसे बड़ी दुश्मनी होती है, और ईर्ष्या वही करता है जो स्वयं को मान लेता है कि ये मेरे से चीज दूर हो गई। तो ईर्ष्या भी स्वाभाविक है, कौन क्या कहता है वो भी स्वाभाविक है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि श्री पंकज चौधरी एक कार्यकर्ता के रूप में एक जिले का दायित्व था, उसमें भी फर्स्ट रहे, और प्रदेश के नेतृत्व में भी प्रथम रहेंगे, क्योंकि उनकी एक 3 विशेषताएं: स्वयं को हमेशा कार्यकर्ता के रूप में मानना, सभी कार्यकर्ताओं को अपना परिवार समझना, और दूसरी चीज किसी कार्यकर्ता के लिए उसके समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित होना, और तीसरी बात जीवन में ईमानदार रहना। और ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकारा है। जगह जगह जिस तरीके से कार्यकर्ता स्वागत में उमड़ रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, प्रमाण है। और आखिरी सवाल मैं जाता हूँ। मैं उनका दिशा निर्देश नहीं करता, वो अपनी दिशा तय करते हैं। मैं एक शुभचिंतक हूँ, और हमेशा जो भी अध्यक्ष रहा, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो भी मुझे बड़ा सम्मान देते थे, और वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में मैं हमेशा सबके साथ सहयोगी की भूमिका का निर्वहन किया हूँ, आज भी करता हूँ। तो इसलिए मेरा ये विश्वास है कि प्रदेश के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, जनता का विश्वास बढ़ा है, और आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी अजय होगी और इसके नेतृत्व की सरकार बनेगी। 5 ऐसे बड़े नेताओं का नाम बताऊं उत्तर प्रदेश के, जो यूपी की सियासत को जिन्होंने प्रभावित किया है। आपका नजरिया उन पर क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा एक लाइन ही चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद रहे, बलरामपुर से सांसद रहे, देश का प्रतिनिधित्व किया, पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। तो एक लाइन में आप उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? एक लाइन में उनको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अटल जी का नेतृत्व राष्ट्र को समर्पित था, और अटल जी के निर्णय हमेशा राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक हुए। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। माननीय अटल जी जब 84 का चुनाव हुआ, और पूरे देश में भाजपा को 2 सीट मिली, एक आंध्र में मिल गई थी, एक गुजरात में मिल गई थी। स्वयं अटल जी हार गए थे। उसी समय मैं अध्यक्ष हुआ था 84। तो माननीय अध्यक्ष अटल जी ने एक बैठक बुलाई सभी अध्यक्षों की, श्री लखनऊ कार्यालय पर। मैं भी उस बैठक में आया, नौजवान अध्यक्ष था। 2 बार मेरे परिचय देने के बाद उन्होंने कहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष हो भाजपा के? हमने कहा भाजपा के। मुस्कुराए, बैठे हुए। फिर उन्होंने 2 लाइन में उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा, भाई देखो, ये चुनाव परिणाम भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, सपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये सहानुभूति का वोट है। हमारे देश की ये प्रवृत्ति है
कि किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो लोगों को उससे सहानुभूति हो जाती है, अपना दुख भूल जाते हैं। तो टुअरा कह के लोगों ने वोट दिया। जो श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या हुई, उसमें जो परिस्थिति बनी, उसमें लोगों ने राजीव गांधी को चुना। तो ये अस्थायी परिणाम नहीं है। इसलिए आगे के लिए आप लोग सुझाव दो। सुबह अध्यक्ष, इसलिए मैंने बुलाया है कि भाजपा को और क्या करना चाहिए कि हम और मजबूत हो, कि आगे का चुनाव जो होगा वो भाजपा बनाम कांग्रेस होगा। चलिए, सुझाव लोग देने लगे। मुझे ध्यान है कि एक हमारे नेता थे, प्रशांत सिंह यादव जी, अध्यक्ष थे इटावा के, विधायक भी थे। तो उन्होंने सुझाव दिया कि माननीय अटल जी, हम लोग संगठन विचारधारा के आधार पर लोगों को जोड़ते हैं। वोट के दिन हमारे इलाके में दबंग लोग बूथों पर बैठ जाते हैं, बूथ कब्जा हो जाती है, वोट लूट लिया जाता है। तो अगर आप अनुमति दें तो हम लोग भी कुछ दबंग लोगों को भर्ती करें, ऐसा वो लोग चाहते हैं। अब मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जब माननीय अटल जी बोलने शुरू किए तो उन्होंने बाकी लोगों के सुझाव सुने, उसी को इंगित करके उन्होंने भाषण दिया। उनको अब देखो, भारतीय जनता पार्टी का निर्माण क्यों हुआ? राष्ट्र के लिए। और देश में हम विचार की राजनीति करते हैं, और विचार भी देश के लिए। तो इसलिए एक भी दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति भाजपा में सम्मिलित नहीं किया जाए। और एक शब्द सुन लो, उनका इत और अति दो शब्द है। कोई चीज इत से शुरू होती है, अत तक जाती है डैश डैश डैश, फिर आदमी घूम के इत पर आता है। संगठन चलाओ, बढ़ाते जाओ, राष्ट्र हित के आधार पर काम करो, और वो समय आएगा, अब शुरू हो गया है भ्रष्टाचार और ये सब, अति होगी इसकी, तो लोग ढूंढेंगे इत पर आने के लिए। उसके लिए तैयार रहो। जब इत पर लोग आएंगे तो उसमें से भाजपा निकलेगी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 14 आते आते मनमोहन सिंह की सरकार थी, 7 मिनिस्टर जेल गए, भ्रष्टाचार अति पर हो गया। उस समय जनता स्वयं 14 में भाजपा और मोदी जी का नेतृत्व जो गुजरात में सफल रहा, उसको याद करने लगी, और उसमें से भाजपा फिर आई। पर जिस दौर में अटल जी प्रधानमंत्री तो बने, ये शब्द, दूसरा शब्द आप देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में सेना प्रवेश किया, श्रीमान अटल जी ने उसका सपोर्ट कर दिया। अकाली दल से हमारा भवन से समझौता था, टूट गया, 0 सीट उसके बाद पाए, उसकी परवाह नहीं किया। इसी तरह से जब श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ही एक घटना परमाणु परीक्षण की हुई, अटल जी ने उसका भी सपोर्ट किया। कुल मिला के राष्ट्रीय हितों पर जब भी कोई बात आई तो अटल जी दल की परवाह नहीं की। और जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ, छोटी बात नहीं थी, तो श्रीमान अटल जी ने इंदिरा गांधी को रणचंडी कह दिया, दुर्गा का अवतार कह दिया। कितने राष्ट्रभक्त थे वो, राष्ट्रीय हितों पर। लेकिन उसी तरह से जनता का समर्थन बढ़ता गया। मुझे ध्यान है, माननीय अटल जी लखनऊ आए तो सवेरे मैं कोशिश करता था, महामंत्री था, कि उनको चाय लेके जाऊं। उनके कुछ विद्यार्थी जीवन के सहयोगी मित्र, हम लोग आए, उन लोगों से पूछा उन्होंने क्या हाल चाल है। उन लोगों ने कहा कि अटल जी आपको दुर्गा का अवतार नहीं कहना चाहिए था। आपसे लोग नहीं कहेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं। क्यों नहीं कहना चाहिए था? देश हित में वो काम हुआ कि नहीं? पार्टी राष्ट्र के लिए बनी है ना, और राष्ट्र का गौरव से बढ़ा कि नहीं?
पाकिस्तान का विभाजन हुआ कि नहीं, इसलिए उसकी प्रशंसा मैंने किया, राष्ट्र को सामने रख के, राजनीति को सामने रख के नहीं। और एक बात लाभ देखो, कितनी ऊंची बात कहे कि अगर हम नहीं कहते तो आप लोग तो हमको कह रहे हो नहीं कहना चाहिए था, सामने कह रहे हो, आड़े में सामने तो जनता के सामने नहीं कहोगे। ठीक है, लेकिन कांग्रेसी जहां बैठ रहा है वो भी कह रहा है कि देखिए, वो कह रहा है कि देश का नेता अटल जैसा होना चाहिए। देखिए राष्ट्रीय हित पर इंदिरा गांधी के साथ खड़े हो गए, तो मैं आधे का भागीदार हो गया, अकेले से पाती, पूरा देश उसको कहता है। लेकिन अब कांग्रेसी ही मुझे भी श्रेय दे रहे हैं, तो मैं राजनीतिक देश देखो तो उसमें भागीदार हो गया पॉजिटिव बात करके। तो आपको ध्यान हो, श्रीमान अडवाणी जी ने यही नारा दे के 96 में, देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा, उसी पर हम कांग्रेसी वोट पा गए, हम बड़ी पार्टी हो गए। तो ये अटल जी थे। तीसरी बात आप देखो कि जब ये हुआ था पोखरण का परीक्षण, पोखरण और कारगिल दो समय, पोखरण के परीक्षण में जो मुझे जानकारी है, परमाणु बम तो बन गया था जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तभी। ठीक बात। लेकिन विस्फोट इसने नहीं लिया, अमेरिका ने धमकी दे दिया। लेकिन जो मैं अंदरूनी बात जानता हूँ, माननीय नरसिम्हा राव ने जब अटल जी शपथ ले लिए तो धीरे से उनके संज्ञान में ला दिया ये चीज रेडी है, रेडी है, लेकिन किसी को बता के नहीं, अकेले चाहोगे तब। अटल जी अंतिम तक उसकी गोपनीयता नहीं खोली। जिस दिन जाने लगे पोखरण, माननीय अडवाणी जी उस समय गृह मंत्री थे, उनको बैठाए और रास्ते में उनको पूरी बात बताई और जाके विस्फोट हो गया। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, भारत ने प्रतिबंध का परवाह नहीं किया, उनको वापस लेना पड़ा। कारगिल का देखिए, कारगिल जब हुआ 7वां बेड़े तक की धमकी हो गई थी कि आप सेना हटाइए वहां से, पाकिस्तान स्वतः नीचे चला जाएगा। लेकिन कहा नहीं, एक पाकिस्तानी सैनिक जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे हमारी सेना नहीं वापस होगी। और वो भी हुआ। नहीं, पर ये विडंबना नहीं थी कि आप लोग उनके विचार से तो इतने प्रभावित थे, और यूपी में जहां आप लोग राजनीति कर रहे थे वहां आपको बाहुबलियों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ी। एक तरफ अटल जी विचार पुरुष वो प्रधानमंत्री बन रहे थे, दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के समर्थन से सरकार, बाहुबलियों समर्थन किए थे, विधायक के समर्थन से किए थे। और बाहुबलियों को विधायक किसी ने चुना, वो अपने आप हमको समर्थन दिए, उनको मंत्री नहीं बनाया, हमने उनको पद नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया। हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, तमाम सारे लोग मंत्री बने। हम थोड़ी बनाए थे, हमारी सरकार में नहीं बने थे। कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे। कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री। वह उस समय की परिस्थितियां, राजनीति में अगर हमें शासन करना है तो जनहित हमारे सामने था, प्रदेश हित सामने था, और प्रदेश हित के लिए किया हमने। लेकिन उसके बाद फिर उनको अपराध की दुनिया में जाने भी नहीं दिया, क्योंकि वो लोग अपराध छोड़े, अगर अपराधी को आप माफ नहीं करोगे छोड़े कैसे। तो जितने लोगों को हम उस समय ले आए वो उसके बाद से किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं लिप्त हुए। अमरमणि त्रिपाठी उसके बाद ही जेल गए। कहाँ? अमरमणि किसने भेजा था? मायावती की सरकार। किसने उनको निकलवाया था? अमरमणि को फिर उसके बाद हम लोग उनको भी अपने साथ सताया, कभी उनको टिकट उनके खिलाफ नहीं लड़ा। आजकल फिर घूम रहे हैं चुनाव प्रचार। घूमने दीजिए, महाराजगंज में अपना और घूमने दीजिए, वो उनकी मर्जी। उनको टिकट तो नहीं दिया, उनके लड़के को नहीं लड़ाया, भाजपा ने तो अपना करने लड़ाया और जिताया उन्हीं के क्षेत्र से। तो ये भाजपा का दृश्य। भविष्य में भी अमरमणि त्रिपाठी या इस तरह के लोग बीजेपी में नहीं आएंगे, आपको लगता है ऐसा? अमरमणि त्रिपाठी, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि मैं पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर कुछ कहूं कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है। और जब भी पार्टी बैठेगी प्रदेश हित, पार्टी हित सर्वोपर, और अपराधियों के भरोसे पार्टी नहीं चलेगी, कार्यकर्ताओं के बल पर चलेगी। और आज
आज तो देश के अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, राष्ट्रवाद फैला है। आज देश में आस्था बढ़ी है और निश्चित इस दोनों का प्रतीक भाजपा है। तो आज जनता ही भाजपा का विकल्प नहीं ढूंढ पा रही। आपने मोदी जी के बारे में तो काफी सारी बातें भी बताई हम लोगों को, अटल जी के बारे में बताई। कल्याण सिंह एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के रहे, जी हाँ। अगर 2 लाइन उनके बारे में आप। कल्याण सिंह को मैं ये मानता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में वह बहुत ही विराट व्यक्तित्व थे और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते थे। पार्टी के साथ कोई कार्यक्रम लागू होना था तो पहले पार्टी में बहस करते थे, पार्टी उस सब विश्वास में लेकर तब निर्णय लेते थे और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रह करके सर्वग्राही पार्टी बनाने का काम कल्याण सिंह। राजनाथ सिंह माननीय अटल जी के जो उद्देश्य थे, जो सपने थे, जो लक्ष्य था, उसको पूरा करने के लिए निरंतर काम किए और निश्चित ही उसमें से उस धारा को आगे बढ़ाते हुए और भाजपा को राष्ट्र में स्थापित किए। आज एक और चेहरा है जिनको स्टार प्रचारक के तौर पर भी यूज किया जाता है, उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी ने निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को अपराधी मुक्त किया। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार का और काम करने का बड़ी भारी संख्या में अवसर दिया। साथ ही योगी जी के नेतृत्व में गांव का विकास शुरू हुआ। तो आज अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश आज कई मामलों में देश के लिए आइडियल प्रदेश हो गया। आज लोग उत्तर प्रदेश की तरफ निहार रहे हैं और योगी जी ने उसको आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे। 27 का चुनाव हम लोग योगी जी के ही नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी। 27 का चुनाव 2027 ये पार्टी का आंतरिक मामला, ये मैं कहने का कौन अधिकारी हूँ? मैं इतना कहने का अधिकारी हूँ कि योगी जी सफल मुख्यमंत्री हैं और नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व लगता है और सामूहिक निर्णय होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो भी एक प्रतिष्ठित नेता है, मान्य नेता है। कोई निर्णय होगा तो उसमें वो भी सम्मिलित रहते हैं। उनको लोग अब प्रधानमंत्री होंगे ऐसी बात भी कहते हैं बहुत सारे लोग। हम लोग क्या कहते हैं उस पर हम कहाँ करेंगे? आपको लगता है कभी वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? जी। आपको लगता है योगी कौन आदित्यनाथ कब क्या बनेगा कौन कह सकता है? आज तो ये सर्वविदित है ना कि देश के सर्वमान्य, और देश ही नहीं, आज तो विश्व के देश मोदी जी से मिलने में, बात करने में गौरव महसूस करते हैं। आज मोदी जी केवल देश के नहीं, विश्व के आकर्षक नेता हो गए हैं, मान्य नेता हो गए हैं और मोदी जी को आज रिसीव करने अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं। कुल मिला के तो आज तो हमारे पास नेतृत्व है। कल जब वो नेतृत्व नहीं रहेगा तो इसी में से कोई बनेगा जिसको पार्टी बना देगी। एक सवाल छूट गया था, और एक सवाल छूट गया था मेरा, वो ये था जब हम लोग ब्राह्मणों के बारे में बात कर रहे थे तो तब अखिलेश यादव और माता प्रसाद पांडे इन दोनों लोगों ने कुछ ट्वीट किए, कुछ बयान दिए, आपने भी देखा होगा। और उन्होंने कहा कि जो हमारा पीडीए का पी है पीड़ित, तो चूंकि ब्राह्मण पीड़ित है इस वक्त बीजेपी में, इसलिए हमारे पीडीए में वो भी शामिल है। और वो ये कह रहे हैं कि जो नाराज ब्राह्मण है वो हमारे पास चले। शिवपाल यादव का तो ऑफर आपको सुना ही होगा आपने। भाई खिसियानी बिल्ली खमा नोचे, जब उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, आज एजेंडा लेस है। आज स्थिति क्या है? पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष होने पर, नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर क्या कहा अखिलेश ने? इसको कोई बयान करेंगे कि साहब 7 बार का जो सांसद है
उसको भाजपा ने प्रदेश सौंप दिया, और जो 5 बार का विधायक है उसको राज्य सौंप दिया। ये भी कोई बयान है? कुल मिलाकर के वो इस समय इशूलेस है, कोई मुद्दा नहीं है देश का जिस पर वो आगे बढ़ के कोई संघर्ष करे। तो व्यक्ति केवल निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव पर हम काहे प्रतिक्रिया दें? जनता ने उसको सुन रही है, समझ रही है, वो पहले से भी खराब स्थिति में जाएंगे और वो जहां सिमटना वहां सिमट गए। ख्वाब देखना अलग विषय है, जनता का समर्थन पाना दूसरा विषय है। भाजपा ने आज उनके जनाधार को भी छीन लिया है और निश्चित ही आने वाले समय में आप जैसा वो उम्मीद कर रहे हैं, आप नहीं मानते कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या किसी और विकल्प की तरफ जाएंगे? किसी और विकल्प की तरफ जाएंगे ब्राह्मण वोटर जो है? भाई ये तो दिखाई दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है और कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और निर्माता नेतृत्व सब प्राप्त है समाज को। तो कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी, और आज ही नहीं, ब्राह्मण और सोकास्ट ब्राह्मण और ठाकुर ये दोनों कब आया भाजपा के साथ? 91 में। उसके पहले कहाँ रहता था? कांग्रेस के साथ। इसकी सोच ही राष्ट्रीय है। और हमारे पास क्यों आया? जब कांग्रेस ने मुलायम सिंह का समर्थन कर दिया 91 में, उस घटना के बाद, अयोध्या की घटना के बाद, तो उसके बाद समाज छोड़ दिया उनको, क्योंकि देखा कि भटक गया रास्ते से। फिर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भाजपा को स्वीकार किया। तो इतना हमें विश्वास है कि सर्व समाज, आज भाजपा कोई एक जाति पार्टी नहीं, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन जब कोई तस्वीर आती है बस्ती से कि हरीश द्विवेदी जमीन पर बैठ के धरना दे रहे हैं, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को मुख्यमंत्री की सभा में नहीं जाने दिया जा रहा है, श्रीकांत शर्मा को ट्वीट करना पड़ रहा है अपने इलाके की किसी समस्या के लिए परेशान होकर के, तो अलग अलग समस्याएं हैं यार। आप जनता में रहते हैं तो वहां की समस्या आप पहुंचाएं, कैसे पहुंचाते हो आपका विषय है। लेकिन ये सब विषयों पर टिप्पणी करना हमारे स्तर के व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। कि पार्टी के फोरम में कोई बात आएगी तो किसने सही है कौन गलत है वहां कहेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, राष्ट्रहित की पार्टी है। इसके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और आज भाजपा के पास सक्षम, समर्थ, सम्मान नेतृत्व भी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, आगे होने वाला है। भाजपा यहाँ की अजय पार्टी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे रमापति त्रिपाठी जी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष। तमाम सारे पदों पर हैं, वो पद भी इतने ज्यादा हैं कि गिनाना संभव नहीं है, लेकिन उनकी राजनीति को समझा आपने, उनके राजनीतिक आगे क्या होने जा रहा है उसको समझा आपने। जो हालिया मुद्दे थे उन पर भी हमने उनसे बात की। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।